अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अमेरिका और सऊदी अरब की कोशिशों से अगले 72 घंटों तक सूडान में सिविल वॉर थमा रहेगा। दूसरी तरफ 4000 हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू हो चुका है। नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि पहले बैच में 278 हिंदुस्तानियों को मुल्क वापस लाया जा रहा है। इसके लिए नेवी का जहाज़ INS सुधेमा पोर्ट सूडान से सऊदी अरब के जिद्दा रवाना हो गया। वहां से इन शहरियों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। सूडान में पैरामिलिट्री फोर्स यानी RSF और फौज के बीच 10 दिन से जंग जारी है। दोनों इख्तिदार पर कब्जा करना चाहते हैं। जंग में 416 लोगों और फौजियों की मौत हो चुकी है। इसे देखते हुए हिंदुस्तान समेत कई मुल्क वहां से अपने शहरियों को निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात हटाए जाने के खिलाफ पिटीशन की सुनवाई 9 मई तक टाल दी है। कर्नाटका हुकूमत ने 24 मार्च को ये तहफ़्फ़ुज़ात का कोटा ख़त्म किया था। पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल का 95 बरस की उम्र में मंगल के रोज़ इंतकाल हो गया। जुमे की सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मोहाली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा गया था। वो 5 बार पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं। जून 2022 में भी सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ वक्त बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। सितंबर 2022 में फिर सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें PGI चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने मुल्क के पहले वाटर मेट्रो सर्विसेज का इफ्तिताह अंजाम दिया। मोदी ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा और मुख्तलिफ स्कीमात इस मौके पर शुरू की। PM सबसे पहले सुबह 11 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे और तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को विदा किया। ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और दीगर स्टेशनों से गुजरते हुए 11 अजला का अहाता करेगी। PM ने दिंडीगल पलानी पलक्कड़ सेक्शन के रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम में मुल्क के पहले डिजिटल साइंस पार्क का सगे बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट जुमला 1515 करोड़ रुपए का है। पहले फेज में इसमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत को स्वच्छ बनाएगा, यह हमारे धर्म है। प्रकृति को नुकसान मत करो, पृथ्वी को संभाल करो। भारत को स्वच्छ बनाएगा, यह हमारे कर्म है। गंदगी सारी दूर करो, स्वच्छ भारत का निर्माण करो। भारत को स्वच्छ बनाएगा, यह हमारे पहचान है। अच्छा, अभी प्लेटफॉर्म कैसा लगा? स्वच्छ लगा? बहुत अच्छा। हाँ, ये थोड़ा सा प्रीमियर लेवल एयरप्लेन वाला एक्सपीरियंस। अरे वाह। This land of ancient wisdom where pride and honor meet, we stand for a cause, a cleaner nation we lead. No more litter and filth in our cities and streets. A cleaner nation we vow, our mission we shall meet. We are the change we seek with every step we take. A cleaner nation we dream, our efforts shall not be fake. ये कौन है? मैंने कोशिश की आपकी चित्र बनाने के लिए। मेरी एक आइडिया है जो हमारे भारत को बहुत मदद कर सकता है। इस ट्रेन की मदद से कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझिकोड और कन्नूर जैसे तीर्थ स्थलों तक आना जाना और आसान हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तेज गति से यात्रा का शानदार अनुभव देगी। സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് ആരംഭിച്ച വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള
എത്ര ട്രെയിനുകൾ ഓടുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ സാംസ്കാരികവും ആധ്യാത്മികവും ടൂറിസപരവുമായ സ്ഥലങ്ങളെ ഈ ട്രെയിനുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ വടക്കൻ കേരളത്തെ തെക്കൻ കേരളവുമായി വേഗത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കും. ഈ ട്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെ കൊല്ലം, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് പോയി വരാനാകും. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വേഗതയേറിയ യാത്രയുടെ നവാനുഭവം നമുക്ക് പകർന്നു നൽകും. आज तिरुवनंतपुरम शोरानूर सेक्शन को भी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है. जब ये काम पूरा हो जाएगा तो तिरुवनंतपुरम से लेकर मैंगलोर तक सभी में भी हम हाई स्पीड ट्रेन चला पाएंगे. ഇന്ന് നാം തിരുവനന്തപുരം ഷൊർണൂർ സെക്ഷനിൽ സെമി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും മാംഗ്ലൂർ വരെ സെമി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാനാകും. इस ट्रेन की मदद से कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, कर्नाटका असेंबली इंतखाबात के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 दिनों में लगभग 15 इंतखाबी जलसों और रोड शो से खिताब करेंगे. वज़ीर-ए-आज़म 28 अप्रैल को इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे और ये 7 मई तक जारी रहेगा. कर्नाटका को बीजेपी का सदन डोर कहा जाता है, इसीलिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा समेत कई सीनियर कायदीन यहाँ लगातार इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं. बीजेपी मोदी के प्रोग्राम को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है. एक हवाले से बताया गया है कि कर्नाटका असेंबली इंतखाबात को 2024 के लोकसभा इंतखाबात का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, इसीलिए बीजेपी किसी दीगर रियासत के मुकाबले में कर्नाटका पर ज्यादा ध्यान दे रही है. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 28 अप्रैल को इंतखाबी मुहिम में उतरेंगे. इसके बाद 29 अप्रैल, 3 मई, 4 मई, 6 मई और 7 मई को इंतखाबी मुहिम चलाएंगे. मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी के मुताबिक पीएम मोदी अपनी इंतखाबी मुहिम की शुरुआत बेलगावी से करेंगे. वो कर्नाटका के सबसे बड़े जिलों में से एक बेलगावी में चिकोड़ी, कित्तूर और कोलाची का दौरा करेंगे. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇರೆದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೂ ಸಹಿತ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ಇದೆ. ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಏರಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 3 दिन के कर्नाटका दौरे पर हैं. दौरे के दूसरे दिन यानी मंगल के रोज उन्होंने बागलकोट में इंतखाबी रैली से खिताब किया. यहाँ उन्होंने मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात, बीजेपी कायदीन के कांग्रेस में शामिल होने, पीएफआई बैन और जेडीएस कांग्रेस को लेकर कई बातें कही. आरक्षण के अंदर, रिजर्वेशन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया. ये हमारे यत्नाल जी मेरे पीछे पड़ रहे थे, लोग घर पर आए कि अन्याय हो रहा है. मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों? धर्म के आधार पर संविधान किसी को रिजर्वेशन की अनुमति नहीं देता. मगर कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक प्राप्त करने के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन किया. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसल कर लिंगायत, भोगलिगा, तलवारा परिवार और दलित समाज सबके आरक्षण में बढ़ोतरी की बढ़ाया. मुझे बताओ भाई, ये अच्छा किया या बुरा किया?
कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी और सरकार आने के बाद फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन दे देंगे और लिंगायत वोकल लीगा SC और ST का कम कर देंगे। आप चिंता मत करो, कांग्रेस की सरकार भी नहीं आनी है और रिजर्वेशन कम भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से मानती है कि आरक्षण पर पिछड़े समाज का अधिकार है, दलितों का अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है। और लिंगायत और वोकल लीगा को जो आरक्षण हमने बढ़ाया है वो कभी खत्म नहीं होने देंगे कांग्रेस वालों, कभी खत्म नहीं। आरक्षण के अंदर, रिजर्वेशन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। ये हमारे कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज मैसूरू से पार्टी के उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। 10 मई को होने वाले कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से पहले प्रियंका गांधी पहली बार रियासत के दौरे पर पहुंची। प्रियंका ने राहुल गांधी की तरह ही कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत को 40% कमीशन वाली हुकूमत बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुकूमत ने आपको बेशर्मी और बेरहमी से लूटा है। वजीर आजम को भी कई लोगों ने यहाँ की हुकूमत के करप्शन को लेकर चिट्ठी लिखी, लेकिन पीएम चुप रहे। ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲರಾದಂತ ನಾಯಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ। और जो गवर्नेंस की बातें हैं जिससे प्रदेश चलता है वो सब ढीली पड़ रही। ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಬಹಳ ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये कि ये जो 40% की सरकार चली उसने आपको लूटा। ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ। बेशर्मी से लूटा और बेरहमी से लूटा। ನಿರ್ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ। आपने सुना होगा कि कितने कॉन्ट्रैक्टर्स ने आत्महत्या की। आपने ये भी सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल के मैनेजमेंट एसोसिएशन ने पीएम तक चिट्ठी लिखी, ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಘದವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ತನಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಲಿಲ್ಲ। भर्तियों में स्कैम हुए, पुलिस की भर्तियों में स्कैम हुए, तमाम स्कैम हुए, लेकिन कहीं किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा गया क्योंकि ज्यादातर वो भाजपा से एसोसिएटेड दोषी थे। ಹಲವಾರು ಹಗರಣಗಳಾಯ್ತು, ಪೊಲೀಸ್ ಭರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ದೋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು। आपने शायद पढ़ा होगा कि एक विधायक के बेटे के पास 8 करोड़ रुपए कैश में मिले। ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರ कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लिया और कई जलसों से खिताब किया। सुलिया असेंबली हल्के में एक जलसे से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि कर्नाटका कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर 40% कमीशन वाली बीजेपी हुकूमत की शिकायत की थी, लेकिन बार बार करप्शन के खिलाफ बोलने वाले मोदी ने अपनी रियासती हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उनके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ?
वो तुम्हारे बगल में ही बैठते खाने वाले लोग। ಯಾರು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾ ಖಾऊंगा ನಾ ಖಾನೆ दूंगा। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಿ ಬಿಸಾಕಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟು ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಈ ಸಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವೇನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ इच्छा पड़ता है। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि पीएम केस में 60% चंदा एनएसी में लिस्टेड सरकारी कंपनियों ने दिया था। इस पर रद्दमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन डोनेशंस को गैर आईनी बताया। Name of donors and name of expenditure or recipients. Simple. Constitutional morality, decency does not require compulsion of law. Second question, why not voluntarily submit to CAG? All is well, सब कुछ चंगा है, तो CAG भी क्यों नहीं देते आप? जो कुछ थोड़ा भी संदेह है या संदिग्धता है वो भी हट जाए, पारदर्शिता आ जाए, देश आपकी शाबाशी देगा। छुपाते क्या है आप? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, उसी रूप से बिना कानून में अनिवार्य हुए और हमारे न्यायपालिका के बिना निर्णय दिए आप आरटीआई में क्यों नहीं अपने आप सबमिट करते हैं? आप तो कर ही सकते हैं, कानून के आधार पर होता है कि नहीं, अलग बात है। पारदर्शिता, संतुलन, जवाबदेही, ये शब्द आपको बुरे लगते हैं, घबराहट और बौखलाहट पैदा करते हैं, इसलिए आप नहीं करते। चौथा, कुछ न कुछ विधायिका का सपोर्ट और सैंक्शन क्यों नहीं लेते हैं? और कुछ नहीं तो किसी एक्ट के अंदर एक नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करते हैं कि उसके अंतर्गत हम अधिकार क्षेत्र जताते हैं, जिसके अंतर्गत मैं इनसे 10 रुपये मांग सकता हूं, इनसे 5 रुपये मांग सकता हूं, इससे 50 रुपये मांग सकता हूं। कोई विधायिका का सैंक्शन नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है। आप कानून तो छोड़िए, कानून तो ऊपर होता है, संविधान सबसे ऊपर, कानून उसके बाद नोटिफिकेशन या आदेश भी नहीं है कुछ भी। 5वां प्रश्न, इसी को आप परिवर्तित क्यों नहीं करते स्टैट्यूटरी फाउंडेशन? जितने महा फाउंडेशन हैं, विस्तृत हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो सब स्टैट्यूटरी हैं। पीएम रिलीफ फंड, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, इसको आप एक कानून का पोशाक कम से कम आंशिक रूप से क्यों नहीं? राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की स्कीम से हर रियासत की हुकूमत और मरकज तंग है। उन्हें लगता है कि अपने यहाँ सस्ता गैस सिलेंडर देना पड़ेगा। गहलोत मंगल के रोज जयपुर जिले के कालाडेरा में महंगाई राहत कैंप में लोगों से खिताब कर रहे थे। गहलोत ने बुजुर्ग पेंशन स्कीम्स की अहमियत को काफ़ी जज्बाती तरीके से समझाया और इस मौके पर बहुत से बेनिफिशियरीज में उन्होंने राहत तकसीम की। अच्छा, ये फ्री राशन ये मिलेगा, फ्री राशन मिलेगा बाद में आपको मंथली, ठीक है। तेल भी होगा, ये तेल दालें होगी, गेहूं के अलावा नमक मिर्च सब होगा, ठीक है। और ये बिजली फ्री, 100 यूनिट फ्री बिजली, आपके बिल 0 आएगा, आपके बिल 0 भी आएगा बिजली का, ठीक है। और ये जो है मनरेगा वो गाँव में काम करता होगा, जाता है घर से कोई नहीं जाता है, कोई बात नहीं, ये जाएगा तो उसको ये पर्ची नहीं मिलेगी काम करने की। सिलेंडर और ये आपको 7.5 मिलता है, आपको 750। अब देखो कार्ड दिए हमने 5,000 रुपये मिलेगा, 10,000 रुपये। और ये फोल्डर सूरत की सेशंस कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने अब गुजरात हाई कोर्ट में अपील की है। मोदी सरनेम केस में सेशंस कोर्ट के हुक्म को चुनौती दी गई है। राहुल के पिटीशन पर जुमेरात की रोज सुनवाई होने का इम्कान है। इसी केस में सजा होने के बाद राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत खत्म हो गई थी। सूरत सेशंस कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी को
इस केस में 2 साल की माफ कीजिएगा, इनको जो सजा दी गई उस पर रोक लगाने की पिटीशन खारिज कर दी थी। एडिशनल सेशंस कोर्ट जज आरपी मोगरा कोर्ट में आए और उन्होंने इस पिटीशन पर सिर्फ एक लफ्ज में डिसमिस्ड यानी खारिज कह दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल यानी 25 अप्रैल को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पहलवानों की दरखास्त पर दिल्ली पुलिस और हुकूमत को नोटिस जारी की। विनेश फोगाट समेत 7 खवातीन पहलवानों ने पीर को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासनी का इल्जाम लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया गया था। मंगल यानी आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हन की बेंच ने केस की समाअत की। उसे एक संगीन मामला करार देते हुए बेंच ने एफआईआर दर्ज करने की खिलाड़ियों के मुतालिबे पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली हुकूमत से जवाब तलब किया। केस की अगली समाअत 28 अप्रैल को अदालत में होगी। वाज़ेह रहे कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हरासनी और मुजरिमाना धमकियां देने का इल्जाम लगाते हुए पहलवान विनेश फोगाट और दीगर ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और हिदायत देने के मुतालबे के सिलसिले में कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दारुल हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर केस दर्ज और गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों को लगातार सियासी पार्टियों किसानों की तायद मिल रही है। मंगल की दोपहर धरने पर हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ी तादाद में अपने वर्कर्स के साथ वहां पहुंचे। वहां उन्होंने खिलाड़ियों की तायद का ऐलान किया, साथ ही खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया। हुड्डा के अलावा साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक, आम आदमी पार्टी के एमपी सुशील गुप्ता, कांग्रेस वुमेन्स विंग की सदर नेटा डिसूजा, आम आदमी पार्टी के कायद चित्रा सरवरा समेत कई सियासी कायदीन ने खिलाड़ियों को अपनी तायद का ऐलान किया। बजरंग आ जा, बजरंग उड़ा के आए हैं तो आप बैठ जरूर जाए, क्योंकि पीछे भी जो बैठे हैं उन्होंने भी देखना है और आप सभी ने भी देखना है, सुनना है। तो प्लीज प्रार्थना के पर बैठ जाए, थोड़ा ख्याल लीजिए। अरे मैडम आगे दो ना, सवाल हमारे सामने, क्यों ये मजबूर हुए धरने पे बैठने के लिए, क्यों नहीं इनको टाइम मिला? इसकी पूरी जांच आके दोषी को पूरा दंडित करना चाहिए। शराब पॉलिसी घोटाला केस में दिल्ली के साबिक सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने मंगल के रोज राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सिसोदिया को पहली बार मुलजिम बनाया गया है। सिसोदिया के अलावा जांच एजेंसी की चार्जशीट में हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरंडला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल का भी नाम मुलजिमीन के तौर पर शामिल किया गया है। कोर्ट चार्जशीट पर 12 मई को सुनवाई करेगी। बुच्ची बाबू गोरंटला तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मामले में कविता से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। चार्जशीट में एजेंसी ने कहा कि इस मामले में बड़ी साजिश और दीगर मुलजिमीन का रोल की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आखिरी चार्जशीट
25 नवंबर 2022 को फाइल की थी। मामले में अपनी पहली चार्जशीट में सीबीआई ने इल्जाम लगाया था कि मुश्तबा अभिषेक बोयनपल्ली ने साउथ ग्रुप के इशारे पर 20 से 30 करोड़ रुपए चुटाए। ये पैसे विजय नायर को दिनेश अरोड़ा के जरिए से जुलाई और सितंबर 2021 के बीच नकद दिया गया। ये भी इल्जाम लगाया गया कि सिसोदिया ने महेंद्रू की कंपनी इंडो स्पिरिट की एप्लीकेशन पर कार्रवाई करने के लिए शख्सी तौर से दखल दिया था। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर जिले में दलित नाबालिग के साथ मुबैना तौर पर रेप और कत्ल के बाद शुरू हुआ तशद्दुद मंगल के रोज फिर से भड़क गया। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नाराज आदिवासी और राजवंशी तबके के लोगों ने कल्याणगंज पुलिस स्टेशन पर मुजाहरा किया। आईपीएस सलाह अख्तर ने कहा कि रिपोर्ट में बलात्कार का जिक्र नहीं है। इसी से मुजाहिरीन भड़क गए। पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। मौके का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में वो घुस गए और आग लगा दी। बाद में लोगों ने थाने पर पथराव भी किया। गौरतलब है कि जुमे के रोज यानी 21 अप्रैल को कालियागंज में 17 साल की दलित नाबालिग का उसकी लाश नहर में तैरती मिली थी। अफराद खाना ने इल्जाम लगाया था कि रेप के बाद उनकी लड़की का कत्ल कर दिया गया। उसी के बाद से इस इलाके में पुरतशद्दुद एहतजाज के वाकयात पेश आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुल्क बहुत गलत आदमी के हाथ में है। अगर किसान एक नहीं हुए तो मरकज में बैठी हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आ गई तो किसान नहीं बचेंगे। उनका बस चला तो सबसे पहले खेती को खत्म कर देंगे ताकि आप खेती छोड़ दें और शहरों में मजदूरी करने लगे। इसके बाद फौज को खत्म कर देंगे। एक तरह से किसान कौम को बर्बाद करने का नक्शा पास हुआ है, इसी पर लड़ना पड़ेगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस आपके इंटरव्यू पे बात बिल्कुल नहीं करी है, ना प्रधानमंत्री कोई जवाब दे रहे हैं, ना पीएमओ ने कोई उसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया है। क्या लगता है आपको जब आप इस तरह की स्थिति देखते हैं कि इतनी बड़ी बात बोलने के बाद? मेरी जानकारी ये है, देखिए सोशल मीडिया ने तो कोई कमी नहीं की है। मेरी जानकारी ये है कि उसी शाम पीएमओ में बुला के नेशनल मीडिया के इम्पोर्टेंट लोगों को ये कह दिया गया था कि एक लाइन नहीं जानी चाहिए इसकी, और 8 दिन से अतीक चल रहा है। ये नहीं चल रहा, वो तो सोशल मीडिया है वो उठाए हुए। केरल में त्रिशूर जिले के तिरुविल्वविमला में मोबाइल फोन फटने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। ये वाकया पीर की रात 10:30 बजे का है। पुलिस ने मंगल के रोज इसकी जानकारी दी। पुलिस फॉरेंसिक टीम और एक्सपर्ट्स के साथ मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक इलाके में ये नॉर्दर्न ब्लॉक के पंचायत के रुकन है अशोक कुमार, उनकी बेटी आदित्य श्री ने मोबाइल चेहरे के पास ही रखा हुआ था, तभी उसमें धमाका हुआ। वो 3री क्लास में पढ़ती थी। पुलिस का कहना है कि बच्ची लंबे वक्त से वीडियो देख रही थी। ऐसे में अंदेशा है कि बैटरी ओवरहीट होकर फट गई। मोबाइल 3 साल पहले खरीदा गया। पिछले साल इसकी बैटरी बदलवाई गई थी। धमाका इतना तेज था कि बच्ची के चेहरे पर संगीन चोटें आई। उसकी दाई आंख की दाएं हाथ की उंगली भी टूट गई और हथेली बुरी तरह से जल गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पाकिस्तान के इस्लामाबाद जिले के कबाल शहर में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पुलिस स्टेशन पर पीर की रात एक खुदकश हमला हुआ। थाने में 2 धमाके हुए, इसके चलते आग लग गई। इस हमले में 12 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग जख्मी हैं। लोगों को इलाज के लिए आसपास के सभी अस्पतालों में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हाई अलर्ट है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि धमाकों में पुलिस स्टेशन की छत गिर गई, जिससे कई लोग मलबे में दब गए। नेपाल से दुबई जा रहे एक प्लेन में पीर के रोज उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद बर्ड हिट की वजह से आग लग गई। इसके बाद एयरपोर्ट को खबर दी गई कि क्रू मेंबर्स ने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया। हालांकि थोड़ी देर बाद क्रू मेंबर्स ने बताया कि आग बुझ गई है, सिस्टम भी ठीक से काम कर रहा है। फिर प्लेन वापस दुबई के लिए रवाना हो गया। प्लेन में क्रू मेंबर्स समेत 159 लोग सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाई दुबई के प्लेन FZ576 ने नेपाल के काठमांडू में वाक़ त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात 9:21 पर उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद प्लेन में आग लग गई थी, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया और सभी मुसाफिरीन और क्रू मेंबर्स महफूज हैं।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।